सुबह का वक्त था और सब नाश्ते की मेज़ पे मौजूद थे। अम्मी नाश्ता लगा रही थीं और चाची के साथ बातें कर रही थीं। नाश्ते का दस्तरखान एक ही था क्योंकि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब्बू और चचा अपनी अपनी चाय के कप लिए बैठे थे और मैं और मेरी बहन सोफे पे बैठ के अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। हसीब और उसका छोटा भाई भी वहीं थे। हसीब का बड़ा छोटा खामोश तबा इंसान था जो अपनी चीज़ों में मगन रहता था, लेकिन हसीब का रवैया हमेशा से अजीब था। वो बार-बार अपने फ़ोन को देखता और उठ के बाहर जाने की जल्दी में रहता था। मैं उसे देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी का साथी कैसे बन सकता है। नाश्ते के दौरान भी वो अपनी दुनिया में गुम था। चाचा ने उसे कहा कि हसीब, काम से वापसी पे दवाइयाँ लेते आना, तो वो जो मोबाइल में मगन था, पहले तो एकदम चौंक गया और फिर बोला, हाँ ठीक है अब्बू, ले आऊँगा। लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पे थीं, जैसे कोई बाहर उसका इंतज़ार कर रहा हो। मुझे उसका ये रवैया बहुत अजीब लगता था। मैंने अपनी अम्मी को इशारा किया कि मैं बाहर जा रही हूँ और फिर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। मेरी अम्मी मेरे पीछे ही आ गई क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं किसी से बात से परेशान हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता इस रिश्ते के लिए। मुझे हसीब का रहन-सहन अच्छा नहीं लगता। वो सिगरेट पीता है, उसके दोस्त भी अच्छे नहीं हैं। अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, ये घर के बड़ों का फैसला है और हसीब अभी जवान है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस सब्र करना होगा। मैंने कहा, अम्मी, सब्र की भी एक हद होती है। क्या मुझे एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है जो मुझे समझता ही नहीं है? अम्मी खामोश हो गईं। उनके पास शायद मेरे इन सवालों का जवाब नहीं था। वो सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही थीं। थोड़ी देर बाद मैं सहन में बैठी थी कि हसीब बाहर से आया। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया और मेरे करीब आके बोला कि ये देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने मुझे खूबसूरत सा हेयर बैंड दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उससे ले लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि तुम अपनी सोहबत ठीक कर लो। हसीब ने मेरी बात को मज़ाक में उड़ा दिया और कहा, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वहाँ से उठ के चली गई क्योंकि मुझे उससे बहस करके कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। शाम का वक़्त था कि अचानक घर में हलचल मच गई। पड़ोसियों ने आके बताया कि हसीब को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरे घर में कोहराम मच गया। चची रोने लगीं और अम्मी उनको सँभालने लगीं। हसीब के अब्बा यानी चचा बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि इसे कितना समझाया था कि उन लड़कों के साथ मत रहा करो, मगर ये नहीं माना। मैं एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब-सी कशमकश थी। मुझे उस पे तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी कि उसने खुद को इस हाल में क्यों पहुंचाया है। पूरी रात घर में शोक का समा रहा। किसी ने खाना नहीं खाया। मेरी बहन रो रही थी क्योंकि उसे हसीब के छोटे भाई यानी अपने मंगेतर की फिक्र थी, जो कि बहुत परेशान था। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे कि हसीब का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन से निकल आया है। उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ वहाँ मौजूद था जहाँ पुलिस ने छापा मारा था। वो घर वापस आ गया, लेकिन उसकी वापसी पे भी घर में सुकून नहीं था। सब उसे बुरा भला कह रहे थे। मैंने उसे देखा तो वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सब एक आम सी बात है और वो दोबारा अपनी उसी दुनिया में चला जाएगा। मैंने अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी कि ये शख्स कभी नहीं बदलेगा और मेरी ज़िंदगी इसके साथ कभी सुकून से नहीं गुजरेगी। ये सब सोच के मेरा दिल बैठ गया और मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अंधेरों में दिखाई देने लगी। घर का माहौल अब कुछ मामूल पे आ रहा था, लेकिन मेरे दिल पे छाई हुई उदासी कम नहीं हो रही थी। हसीब की गिरफ्तारी के वाक़ये ने मेरे ज़हन में कई सवालात और खौफ पैदा कर दिए थे। एक दिन दोपहर का वक़्त था। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर सहन की तरफ देख रही थी, जहाँ मेरी बहन और आदिल भाई बैठे हुए थे। उनका रिश्ता और उनकी आपस की गुफ्तगू देख के मुझे एक अजीब-सा एहसास होता था। वो दोनों एक-दूसरे के साथ कितनी सहूलत के साथ बात कर रहे थे। उनके दरमियान एक ऐसी खामोश हम-आहंगी थी जो मुझे अपने और हसीब के रिश्ते में कहीं दिखाई नहीं देती थी। मैंने देखा कि वो दोनों मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे और एक-दूसरे की बात को कितनी तवज्जो से सुन रहे थे। उस मंज़र को देख के मुझे अपने अंदर एक ख़लिश महसूस हुई कि क्या मेरा रिश्ता भी कभी ऐसा पुरसकून हो सकेगा? क्या हसीब कभी मेरे साथ बैठ के इतनी संजीदगी से बात कर सकेगा? या हम हमेशा इसी तरह फ़ासलों में उलझे रहेंगे? मैं ये सोच ही रही थी कि हसीब कमरे के दरवाजे पे नमूदार हुआ तो उसके हाथ में एक छोटा-सा लिफ़ाफ़ा था। वो मुझे देख के मुस्कुराया और मेरे पास आ गया। उसे मेरी आँखों में देखते हुए कहा कि मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो और शायद उस वाक़ये के बाद तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन तुम मेरी एक बात मानो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मेरी नीयत कभी बुरी नहीं होती। मेरे दोस्त अलग किस्म के हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जज़्बात हैं वो बिल्कुल साफ़ और ख़ालिस हैं।
उसने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें मेरी पसंद की एक किताब थी जो मैंने पिछले दिनों अपनी बहन से जिक्र किया था। वो मुझसे वाक़ईतन मोहब्बत करता था और मेरी छोटी-छोटी ख़्वाहिशात का इस कदर ख़्याल रखता था कि कभी-कभी मुझे हैरत होती थी कि जो शख़्स बाहर की दुनिया में इतना लापरवाह और गलत सोहबत का शिकार है, वो मेरे सामने इतना बदल क्यों जाता है? उससे कहा, तुम कहती हो कि मैं क्यों नहीं बदलता? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं सिर्फ़ तुम्हारी ख़ातिर खुद को बेहतर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। उसकी आँखों में जो सच्चाई थी उसने मुझे एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही हूँ। वो जब भी मेरे पास होता उसका सारा ध्यान सिर्फ मेरी बातों पे होता। वो घर के बाकी लोगों के सामने चाहे जैसा भी रहता हो, लेकिन मेरे साथ उसका रवैया एक ऐसे आशिक का होता था जो अपनी महबूबा को राज़ी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। उसके उस रवैये ने मेरे दिल में उसके लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया था और मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी मोहब्बत और मेरी तवज्जो ही वो वाहिद रास्ता है जिससे मैं उसे इस गलत दुनिया से बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में वही सिगरेट की बू और उसके दोस्तों के साथ होने वाली वो गिरफ्तारी आ जाती थी और मेरा दिल दोबारा काम उठता था। मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी मुझसे वाबस्तगी और मेरे लिए उसका यह दीवानापन मुझे एक ऐसी जंजीर में बांध रहा था जिससे निकलना अब मुश्किल होता जा रहा था। वो मेरे पास ही खड़ा रहा और मुझसे बातें करता रहा। मैं सिर्फ सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई ये इंसान अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी पुरानी आदतें छोड़ सकता है, या फिर ये सब सिर्फ एक वक्ती जज्बाती तस्कीन है जो वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो जाएगी। वो वहाँ से जाने लगा तो उसने मुड़ के दोबारा मुझे देखा और कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बस सर हिला दिया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मोहब्बत को कबूल करूं या उसके किरदार के खौफ से दूर भाग जाऊं। लेकिन वो जो भी तोहफा लाता है या जिस तरह मुझसे बात करता, उसमें एक ऐसा खलूस होता कि मैं उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने से कासिर रह जाती। ये कशमकश मेरी रूह को थका रही थी और मैं उसके और अपनी ज़ात के दरमियान एक ऐसी दीवार महसूस कर रही थी जिसे गिराना अब मेरे लिए लाजिम हो गया था। घर का माहौल कुछ दिनों से खासा पुरसकून था। हसीब ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदलने का तहैया कर लिया था। वो घर के बड़ों के सामने अब एक इंतहाई सुलझा हुआ और जिम्मेदार लड़का बन के रहता था। वो अब्बू और चाचा के कामों में हाथ बटाता और सबकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता। उसे यूँ तब्दील होता देख के घर वाले बहुत खुश थे और अक्सर अम्मी और चची आपस में बातें करती थीं कि देखो, शादी की फिक्र और जिम्मेदारी इंसान को कैसे राह पे ले आती है। मैं उनकी बात सुन के खामोश रह जाती थी क्योंकि मैं देख रही थी कि हसीब ये सब सिर्फ मुझे मुतासिर करने और अपनी साख बेहतर करने के लिए कर रहा था। उसकी मोहब्बत में एक ऐसी तड़प थी जो उसे मजबूर करती थी कि वो मेरी नज़रों में गिरने के बजाय हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहे। एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी कि अचानक हसीब के वही पुराने दोस्त घर के बाहर आके हॉर्न बजाने लगे। मैंने देखा कि हसीब जो उस वक्त चचा के साथ बैठा कोई हिसाब किताब देख रहा था, एकदम तड़प सा गया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुरानी चमक और बेचैनी दिखाई दी, लेकिन उसे फौरन खुद पे काबू पाया और उठ के बाहर जाने के बजाय मुसलसल नजरें नीचे कर लीं। मुझे उसके इस रद्द अमल पे शदीद इज़्तिराब हुआ कि क्या वो वाकई बदल गया है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो दोस्त बार बार पुकार रहे थे मगर हसीब ने एक न सुनी और अपनी जगह से न हिला। उसके इस अमल ने मुझे एक बार फिर से सोच में डाल दिया कि क्या वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ चुका है या अभी भी उन दोस्तों के साथ उसका राब्ता कायम है। अगले ही दिन घर में एक बड़ी फैमिली दावत का एहतमाम था जिसमें हमारे तमाम रिश्तेदार मौजूद थे। दावत के दौरान हसीब की तवज्जो का मरकज सिर्फ मैं थी। वो सबके सामने मुझसे इस तरह पेश आता जैसे दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वही हो। वो मेरे लिए खाने से लेके पानी तक हर चीज़ का खुद ख्याल रखता और मेरी पसंद का बहुत ज़्यादा लिहाज करता। रिश्तेदारों ने हम दोनों की जोड़ी की तारीफों के पुल बांध दिए। कोई कहता हसीब जैसा ख्याल रखने वाला मर्द किस्मत से मिलता है, तो कोई कहता तुम्हारी जोड़ी बहुत मुबारक है। मैं उन सब की बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी बोझ तले दबा जा रहा था। इस सब मोहब्बत का इजहार मेरे लिए खुशी के बजाय एक अजियत बन चुका था क्योंकि मैं जानती थी कि ये वही हसीब है जो कभी पुलिस के चक्रों में मुलव्वस रहता था और जिसके तौर तरीके मुझे आज भी नागवार गुजरते थे। दावत के इख्तिताम पे मैं अपने कमरे में बैठ गई तो मेरी छोटी बहन मेरे पास आई। उसे मेरे चेहरे पे छाई हुई उदासी देख ली थी। उसे मेरे करीब बैठ के मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो जबकि हसीब तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि उसकी मोहब्बत तो सच्ची है और वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मैं उसकी इस सोहबत से खौफजदा हूँ जो उसे मुझसे दूर ले जाती है।
مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں صرف ایک ایسا انسان چاہتی ہوں جس کا ماضی شفاف ہو اور جس کے دوستوں کا کردار مشکوک نہ ہو۔ میری بہن نے میری بات غور سے سنی اور مجھے سمجھایا کہ انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ صرف تسلی دے رہی ہے۔ اس وقت مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہم دونوں بہنوں کے راستے اب الگ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ مطمئن تھی، جبکہ میں اپنی شادی کے قریب پہنچ کے بھی ایک ایسی کھائی کے کنارے کھڑی تھی جہاں سے مجھے صرف گہرائی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میری یہ اداسی اور کشمکش میرے لیے ایک ایسا درد بن گئی جس میں کسی کے ساتھ بانٹنا تو دور کی بات، کسی کو سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ قریب آتے ہی گھر میں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ڈھولک کی تھاپ، گیتوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، لیکن میرے لیے خوشی کا نہیں بلکہ کسی اندیکھی مصیبت کی طرف بڑھنے کا احساس تھا۔ چچا چچی شادی کے لیے بہت پرجوش تھے۔ حسیب خود بھی شادی کے لیے بہت خوش تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی جو مجھے مزید خوف زدہ کر دیتی تھی کہ میں اسے کتنا دکھ دے رہی ہوں، کیونکہ میں اسے دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مہندی والی شام جب میں نے ڈریس پہنا تو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے مجھے لگا جیسے میں اپنی مرضی کے خلاف کسی انجان راستے پہ چلنے والی ہوں۔ مہندی کی تقریب میں حسیب نے سب کے سامنے مجھ پہ پھول نچھاور کیے اور میرے لیے گانے کی فرمائش کی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہنس بول سکوں، لیکن میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ شادی کی تقریبات کے دوران حسیب نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ وہ میرے پاس آتا، مجھ سے مستقبل کے منصوبے بتاتا اور کہتا کہ دیکھنا ہم کتنے خوش رہیں گے۔ میں اس کی ان باتوں پہ صرف سر ہلا دیتی تھی، کیونکہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی جذباتی جواب نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ میرے لیے سب سے مشکل گھڑی تھی، جب میں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے حسیب کے گھر جا رہی تھی۔ حالانکہ گھر ایک ہی تھا، بس کمرہ چینج ہو رہا تھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب تمہاری نئی زندگی ہے، کوشش کرنا کہ نبھا کر سکو۔ میں ان کے کندھے پہ سر رکھ کے بہت روئی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان سے دور ہو رہی ہوں۔ رخصتی کے وقت حسیب کا رویہ بہت ہی مہربان تھا۔ اسے میرے والدین سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھے گا اور مجھے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں ہونے دے گا۔ شادی کی ساری تقریبات ختم ہونے کے بعد جب میں اپنے نئے کمرے میں پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چچی نے میرے لیے ہر طرح کی آسائش کا انتظام کر رکھا تھا۔ حسیب کمرے میں داخل ہوا تو اسے دروازہ بند کر کے مجھے بہت پیار اور عزت سے دیکھا۔ اسے میرے پاس آ کے میرے ماتھے کو چوما اور کہا کہ میں آج دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس رات اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے مجھے ڈر لگتا یا جو میری طبیعت پہ گرا گزرتی۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ دیا، ایک ہار تھا جو اس نے اپنی پوری تنخواہ جمع کر کے میرے لیے خریدا تھا۔ میں اسے دیکھ کے کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے لہجے میں جو خلوص اور عاجزی تھی، اس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ شاید میں اب تک حسیب کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی اور وہ واقعی میرے لیے بدل گیا ہے۔ اس رات اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی ان دوستوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا جو اسے غلط راستے پہ لے جاتے تھے، اور نہ ہی کبھی کسی ایسی حرکت میں ملوث ہوگا جس سے مجھے دکھ پہنچے۔ اس کی یہ باتیں سن کے میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ مجھے لگا شاید میری دعائیں رنگ لے آئیں اور وہ میرے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگا۔ میں نے بھی اس رات اسے خوش دیکھ کے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کچھ کھول دیے۔ مجھے ایسا لگا شاید اب ہماری زندگی اسی طرح پرسکون گزرے گی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسے اور خوشیاں منائیں گے۔ پہلی رات کے بعد کچھ دن بھی اسی طرح گزرے۔ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا اور میں بھی اپنی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ خوش رہ سکوں۔ اسے اپنے رویے میں اتنی نرمی پیدا کر لی تھی کہ گھر کے باقی لوگ بھی ہماری خوشی دیکھ کے مسکراتے تھے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اسے بدل دیا ہے اور وہ اب ایک ایسا انسان بن گیا ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے دیتا اور میری ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے وہ تمام خدشات نکال دیے تھے جو شادی سے پہلے میرے دل میں تھے۔ مجھے لگا میں ایک کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہوں، اور شاید یہی وہ محبت ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب صرف ایک وقتی خاموشی ہے جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے چھائی ہوئی ہے۔ شادی کا ایک ہفتہ خوشگوار انداز میں گزر چکا تھا اور مجھے واقعی لگنے لگا تھا کہ حسیب اب مکمل طور پہ بدل گیا ہے، مگر وہ خوشی ایک سراب ثابت ہوئی۔ ایک روز شام کو جب حسیب گھر آیا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے گھر کے صحن میں ایک بڑا سا پیکٹ رکھا ہوا تھا جس پہ ایک بڑی اسکرین والی ٹی وی کی تصویر بنی تھی۔ گھر والے حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ حسیب اپنی نئی زندگی کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔
मैं भी ये देख के बहुत खुश हुई कि वो हमारे घर को मज़ीद सजाने के लिए कितना पुरजोश है। उसे कमरे में टीवी सेट किया और रात को जब हम कमरे में बैठे थे तो उसने बड़े शौक से कहा कि आज हम साथ फ़िल्म देखेंगे। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं समझ रही थी कि हम कोई फ़ैमिली मूवी देखेंगे या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत करे। बड़े जोश व खरोश से रिमोट लेके बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की और वो फ़िल्म लगाई तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो कोई आम फ़िल्म नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों की एक बहुत ही बोल्ड और गंदी मूवी थी जिसमें वो सब कुछ दिखाया जा रहा था जिससे मुझे हमेशा से घिन आती थी। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं एकदम पीछे हट गई। मैंने फ़ौरन अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया और गुस्से से काँपती हुई उसे कहा कि ये क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और कहने लगा, अरे! ये तो सिर्फ़ मूवी है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? उसकी ये बात सुन के मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। मैंने उससे कहा, मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम इसे फ़ौरन बंद कर दो। इस बात पे हमारी शदीद बहस शुरू हो गई। वो ज़िद पे अड़ा हुआ था कि ये तो हर कोई देखता है और इसमें बुरा क्या है, जबकि मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों की सोच और मयार ज़िंदगी अलग हैं, लेकिन वो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हसीब की ये तब्दीली सिर्फ एक दिखावा थी और उसके अंदर का वही गंदा जहन अब दोबारा बाहर आ रहा था। कमरे का माहौल एकदम बोझल हो गया और वो जो कुछ लम्हे पहले तक हमारी खुशगवार ज़िंदगी का ख्वाब था वो एकदम से टूट के बिखर गया। मुझे समझ आ गई कि वो जो कुछ भी करता रहा वो सिर्फ मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए करता था। कमरे का माहौल एकदम बोझल हो गया और वो जो कुछ लम्हे पहले तक हमारी खुशगवार ज़िंदगी का ख्वाब था वो एकदम से टूट के बिखर गया। मुझे समझ आ गई कि वो जो कुछ भी करता रहा वो सिर्फ मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए था और जब मैं उसके पास आ गई हूँ तो उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मैंने वहाँ से उठ के दूसरे कोने में मुंह करके बैठ गई और मेरे दिल में उसके लिए पहली बार नफरत की एक लहर दौड़ी जो मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। वो रात बहुत भारी गुजरी। उसे टीवी तो बंद कर दिया मगर उसके बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो कमरे में एक तरफ रुख करके लेट गया। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे ज़हन में वही सब कुछ घूम रहा था जो उसने स्क्रीन पे दिखाया। मुझे उससे सख्त कराहत महसूस हो रही थी। अगली सुबह तक घर में माहौल कशीदा रहा। चाची और अम्मी ने महसूस कर लिया कि हम दोनों में कुछ ठीक नहीं, मगर हमने बात टाल दी। 2 दिन तक हसीब का यही रवैया रहा। वो ना मुझसे बोलता और ना ही मुझे देखता था। मैं सारा दिन कमरे में अकेली बैठी रहती और सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह तलखियों में गुजरेगी? वो मुझसे इस तरह नाराज़ था जैसे मैंने उसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी ना करके उस पर ज़ुल्म किया हो। तीसरे दिन मैंने सोचा कि अगर इसी तरह फासले बढ़ते रहे तो घर वालों को शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में पता चले। मैंने हिम्मत की और हसीब के लिए उसकी पसंद का खाना तैयार किया। उसे कमरे में बुलाया और बड़े नरम लहजे में बात शुरू की। मैंने उससे कहा, हसीब, हम दोनों को एक साथ रहना है। इस तरह की नाराज़गी से घर का सुकून बर्बाद होता है। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि मेरी तबीयत ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनी और तुम खुद को बदलने का वादा कर चुके हो। मेरी बातों का उस पर कोई ख़ास असर तो नहीं हुआ, लेकिन उसे मेरी बात मान ली और नाराज़गी ख़त्म कर दी। हम दोबारा मामूल पे आ गए, लेकिन अब हमारे दरमियान वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही थी। मैं उसे मना तो चुकी थी मगर मेरे दिल में उसके लिए एक ऐसी नफ़रत जन्म ले चुकी थी जो वक़्त के साथ-साथ गहरी होती जा रही थी। जब भी वो मुझे देखता तो मुझे उसकी नज़रों में वो तमाम गंदगी नज़र आती जो उसने उस दिन की थी। मैं अब उसे देख के मुस्कुराने की कोशिश तो करती मगर मेरे अंदर का कर्ब मुझे बार-बार याद दिलाता कि ये इंसान वही है जो अपनी तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने ऊपर से तो सुलह कर ली, लेकिन अंदर से मैं उससे दूर होती जा रही थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था क्योंकि मैं उसके सामने तो एक अच्छी बीवी का किरदार अदा कर रही थी, लेकिन मेरा ज़हन मुसलसल उससे भागने के रास्ते तलाश रहा था। मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैंने उसे मनाने की जो कोशिश की थी वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे उसको ये लगा कि अब मैं उसकी हर बात पे राज़ी हो जाऊंगी और वो दोबारा उसी रास्ते पे चलने के लिए पर तोलने लगा, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। शादी के चंद हफ्ते गुजरने के बाद उसके मुतालबात ने एक ऐसा भयानक रुख इख्तियार कर लिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो अब सिर्फ स्क्रीन पे मूवी दिखाने पे इक्तफ़ा नहीं करता था, बल्कि आए रोज़ नई फरमाइशें करता था जो मेरे वजूद को झंझोड़ के रख देती थी। कमरे में हम जब भी अकेले होते वो मुझसे वही सब करने को कहता जो मैंने उन फिल्मों में देखा था। मुझे उसकी उन बातों से शदीद कराहत महसूस होती और मैं सख्त लहजे में मना कर देती, जिसके नतीजे में हमारे दरमियान आए रोज़ तल्ख झगड़े होने लगे। वो कहता, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी, जबकि मैं उसे हर बार यही समझाती कि ये मेरा मिजाज नहीं है और मुझे इन चीज़ों से घिन आती है।
وہ میری بات سننے کے بجائے الٹا مجھ پہ برس پڑتا اور کہتا کہ تم شادی کے بعد بھی خود کو اتنا کیوں مجھ سے دور رکھ رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ خنجر کی طرح لگتے تھے، کیونکہ میں نے تو خود کو دور نہیں کیا تھا بلکہ اس کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس سب کے باوجود باہر کی دنیا میں حسیب کا ایک بالکل ہی الگ چہرہ تھا۔ جب ہم لاؤنج میں جاتے یا امی اور چچی کے سامنے بیٹھتے تو وہ مجھ سے انتہائی محبت اور احترام سے پیش آتا۔ اس سب کے سامنے مجھے مہنگی چیزیں لا کے دیتا اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، تاکہ سب کو لگے کہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ امی اور چچی اکثر مسکرا کے کہتی کہ دیکھو حسیب تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، تمہاری تو قسمت جاگ گئی۔ میں ان کی ان باتوں پہ بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے رکھتی اور اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا رہتا۔ میں چاہ کے بھی انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ یہ میرے خاندان کی عزت کا معاملہ تھا اور میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جس حسیب کو وہ ایک مثالی شوہر سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل میرے لیے ایک ایسی زنجیر بن چکا ہے جس نے میری آزادی اور میری روح کو قید کر رکھا ہے۔ میری یہ دوہری زندگی مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی اور میں ہر وقت اسی ڈر میں جیتی کہ کہیں کسی دن میری یہ خاموشی ٹوٹ نہ جائے اور سب کے سامنے ہمارا یہ سچ نہ آ جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ڈرامے کو کب تک جاری رکھ سکوں گی اور کب تک اپنے دکھوں کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کے رکھ پاؤں گی، کیونکہ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئے عذاب کی طرح ثابت ہو رہا تھا اور میں ہر رات اسی سوچ میں گزارتی کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا۔ گھر کے اندر چلنے والا یہ کھیل مجھے ہر لمحہ موت کے قریب لا رہا تھا۔ ایک دوپہر جب میری بہن میرے پاس آئی اور ہم دونوں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں ایک ایسی تشویش تھی جسے چھپانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کہنے لگی تمہاری آنکھوں میں جو اداسی ہے وہ تم کسی سے نہیں چھپا سکتی۔ تم حسیب کے سامنے تو مسکراتی ہو، مگر جب وہ نہیں ہوتا تو تم کسی گہری کھائی میں گری ہوئی لگتی ہو۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہے؟ کیا وہ تمہیں خوش نہیں رکھتا؟ اس نے اتنی ہمدردی سے یہ بات پوچھی کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے گلے لگ کے سارا سچ کہہ دوں، مگر میں نے پھر بھی بات ٹال دی اور بس اتنا کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اور گھر کی مصروفیات تھکا دیتی ہیں۔ اسے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا، مگر زیادہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ بھی مجھ سے یہ توقع کر رہی تھی کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہوں گی۔ اس کی اس فکر نے مجھے مزید اداس کر دیا کہ میں اسے بھی اس تکلیف میں نہیں ڈال سکتی جو تکلیف میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ چلی گئی تو میں میرے کمرے میں اکیلی رہ گئی اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کے اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اس انسان کو بدل سکتی ہوں؟ کیا میری محبت اور میری برداشت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے اندر کی اس گندگی کو ختم کر سکے جس کا وہ عادی ہو چکا ہے؟ میں نے بار بار کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، اسے منانے کی، مگر ہر بار مجھے صرف مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ اس کی ڈیمانڈز کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور میرا کرب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں ایک ایسی دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہی ہوں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ میری زندگی ایک بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا کہ کیا میں نے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے؟ کیا اب میری پوری زندگی اسی طرح اس کی غلط خواہشات اور اپنی انا کے درمیان گھٹن میں گزرے گی؟ ہر بار جب وہ مجھ سے کچھ کہتا تو میرا دل بیزاری سے بھر جاتا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی کہ میں اتنی کمزور کیوں ہوں کہ اس کے سامنے کھڑی ہو کے اسے صاف انکار نہیں کر سکتی۔ میری تنہائی اب میرا واحد سہارا بن گئی تھی جہاں میں رو کے اپنا دل ہلکا کر سکتی تھی اور اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹ سکتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ آنسو میری اس مشکل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ میری شکست کی علامت ہے، اور میں اس شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی میرا دل بار بار یہی کہتا تھا کہ میں ہار چکی ہوں اور اب شاید اس رشتے سے نکلنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ گھر میں ایک ہفتے سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حسیب مجھ سے شدید ناراض تھا اور میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ناراضگی اس لیے تھی کہ میں نے اس کی کچھ ایسی فرمائشوں کو سختی سے رد کر دیا جو میری عزت نفس کے خلاف تھیں۔ ایک ہفتے کی اس دوری نے گھر کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ میاں بیوی کی عام سی نوک جھوک ہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ میرے اصولوں اور اس کے غلط مطالبوں کی جنگ ہے۔ ایک شام میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، شاید میں اسے پیار سے سمجھا سکوں۔ میں نے کچن میں جا کے ایک بار پھر سے اس کی پسند کا کھانا تیار کیا، ہر وہ چیز بنائی جو اسے بے حد پسند تھی، تاکہ جب وہ رات کو آئے تو اسے لگے کہ میں اسے منانا چاہتی ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میز سجائی اور کمرے کو صاف کیا، دل میں یہ امید لیے کہ شاید آج وہ بدل جائے گا اور میری بات مان لے گا۔
रात के वक्त जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देख के एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद आज का दिन सब कुछ बदल देगा। मैंने बहुत ही नरम लहजे में उससे बात शुरू की, उसे खाना पेश किया और कहा कि हसीब, अब बहुत हो गया, हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है और मैं चाहती हूँ कि हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। मगर मेरी इन तमाम तर कोशिशों का असर उल्टा हुआ। वो खाना खा के उठा और मेरी बात का जवाब देने के बजाय अपनी उसी ज़िद पे अड़ गया जिसके लिए वो 1 हफ्ते से मुझसे लड़ रहा था। वो कहने लगा, मैं सिर्फ़ एक ही बात पे राज़ी हूँगा और वो ये कि तुम मेरी डिमांड मानो। उसके लहजे में कोई पशेमानी नहीं थी बल्कि एक ऐसी अना थी जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी मेहनत और मेरी सारी मोहब्बत की कोशिशें रायगा गई हैं। वो अब भी उसी गंदी सोच और मुतालबों पे कायम था जो मेरी रूह को छलनी कर देते थे। उसका ये रवैया देख के मेरा दिल बुझ गया और मुझे समझ आ गई कि उस शख्स के लिए मेरे जज़्बात की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी तस्कीन चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूटती हुई महसूस हुई और मुझे लगा कि अब शायद मेरे पास सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा है। हसीब की हठधर्मी देख के मेरे पास मज़ीद बहस करने की गुंजाइश नहीं बची थी। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख-चीख के कह रहा था कि उठो और यहाँ से चली जाओ, मगर मेरे वजूद पर माशरती बंधनों और घर वालों की इज्जत का इतना बोझ था कि मैं हिल भी न सकी। मैंने खुद को एक ऐसी दलदल में महसूस किया जहाँ से निकलने की कोशिश करती तो और धंसती चली जाती। हसीब की ज़िद अब जनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसने मुझे दीवार से लगा दिया और मुझ पर दबाव डालने लगा कि मैं वही करूं जो वो चाहता है। मैं अपनी पूरी कुव्वत से उसे रोकती रही कि मुझे ये सब देखकर और करके शदीद तकलीफ होती है, मगर उसके चेहरे पर वहशत थी। उस वक्त मेरा शौहर नहीं बल्कि कोई अजनबी लग रहा था जिसके लिए मेरी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती थी। वो रात तारीख की स्याह तरीन रात बन गई जब वो अपनी जिद पे उतर आया और मेरे तमाम तर एहतजाज को पसे पुश डाल के ज़बरदस्ती करने लगा। उसने मुझे बेड से बांध दिया। मैं तकलीफ से चीख रही थी, रो रही थी और उसे बार-बार रुकने का कह रही थी, मगर वो अंधा हो चुका था। उसका जुनून मेरी चीखों से दबने के बजाय बढ़ता चला गया। मुझे अपने जिस्म के साथ-साथ अपनी रूह भी टूटती हुई महसूस हो रही थी। हर सेकंड 1 साल की तरह तवील लग रहा था। मैंने उसके सामने खुद को बेबस और लाचार पाया था। मैंने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की, मगर वो रुकने के बजाय अपनी हरकतों पे कायम रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने आखिरी बार उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर वो मुझे ही रोक गया और फिर तकलीफ की शदीद लहर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं चिल्लाती रही, मगर मेरी आवाज़ शायद दीवारों के पार नहीं जा रही थी और फिर अचानक सब कुछ साकित हो गया। मेरे होश व हवास रुखसत हो गए और मैं उस अजियत से बचने के लिए अंधेरों की गहराई में डूब गई। वो रात मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती, मगर वो मेरी याददाश्त का एक ऐसा दाग बन गई है जो कभी मिट नहीं सकता। बेहोशी के बाद जब मेरी आंखें खुली तो सफ़ेद छत और अस्पताल की जानी पहचानी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरा पूरा जिस्म दर्द से निढाल था और ज़हन में उस रात के भयानक मनाज़िर एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। मैंने अपने आप को बिस्तर पे बेबस पाया और जैसे ही मुझे उस रात का वाक़या याद आया, मेरी आँखों से आँसुओं का सैलाब बह निकला। पास ही हसीब खड़ा था, उसके चेहरे पे कोई पशेमानी नहीं थी बल्कि एक अजीब-सी बेचैनी थी। वो मुझे देखते ही मेरे करीब आया और दबे लफ्ज़ों में बोला कि देखो, जो हुआ सो हुआ, किसी को कुछ मत बताना। अगर तुमने ज़ुबान खोली तो घर में बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और सब लोग तुम पे ही उँगली उठाएँगे। उसे अपनी अना और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उस वक़्त मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने उसे बहुत रोका था, मैंने उसे अपनी तकलीफ़ का वास्ता दिया था, मगर वो एक दरिंदा बन चुका था, जिसने मेरी फ़रियाद नहीं सुनी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे शदीद घिन आई और मुझे अपनी ज़िंदगी का वो फ़ैसला याद आया जो मैंने उसके साथ शादी करके किया था। कमरे में सुकून था, मगर मेरे अंदर तूफ़ान बरपा था। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि अब उसके चेहरे से मुझे नफ़रत होने लगी थी। कुछ ही देर बाद मेरी अम्मी अंदर दाखिल हुईं। उन्हें देख के मेरा दिल मज़ीद भर आया। मेरी माँ की आँखों में परेशानी थी। उन्होंने मुझे देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। हसीब अम्मी को देख के फ़ौरन ख़ामोश हो गया और ऐसे ज़ाहिर करने लगा जैसे वो मेरा बहुत ख़याल रख रहा हो, मगर मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं मज़ीद इस अज़ियत और इस झूठ को नहीं सह सकती थी। हसीब के जाने के बाद मैंने अम्मी को करीब बुलाया और दबे लफ्ज़ों में रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मैंने उसे बार-बार रोका, मगर वो नहीं रुका और किस तरह मेरी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया गया। मेरी माँ की आँखों से आँसू बह निकले। वो सदमे की कैफ़ियत में थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि हसीब ऐसा कर सकता है।
उस वक्त कमरे में सन्नाटा छा गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मैं इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभा सकती, मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा, बेटा सोच लो, ये बहुत बड़ा कदम है। मैंने तड़प के कहा, अम्मी मैंने सोच लिया है, अब और एक लम्हा भी इस दरिंदे के साथ गुजारना मेरे लिए मौत के बराबर है, जो दीन के खिलाफ इस सारे अमल को करता रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं वापस घर आई, मगर अब मेरा ठिकाना वो कमरा नहीं था जो मैंने उसके साथ शेयर किया था, बल्कि मैं सीधी अपनी अम्मी और अब्बू के पोषण में चली गई। मैंने वहीं रहने का फैसला किया जहाँ मेरी माँ थी। खाना पीना एक ही दस्तरखान पे होता था, मगर अब मैंने हसीब से आंखें मिलाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। एक हफ्ता इसी कर्ब और खामोशी में गुजर गया। मेरी अम्मी जानती थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, मगर घर के बाकी बड़ों को इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं था कि हसीब की दरिंदगी किस हद तक पहुंच चुकी है। वो यही समझ रहे थे कि बीमारी की वजह से मैं अम्मी के साथ रह रही हूँ। एक हफ्ते बाद चचा चची और हसीब खुद हमारे पोषण में आए। हसीब का लहजा अब भी वही था, जिसमें एक तरह का तकब्बुर था। वो कहने लगा कि अब तबीयत ठीक हो गई है तो घर चलो, मगर मैं एक लफ्ज़ भी न बोली। मैंने बस अपनी माँ की तरफ देखा जो मेरे पास खड़ी थी। अम्मी ने चाची से कहा, मुझे आपसे अलहदगी में कुछ बात करनी है। ये कह के वो दोनों दूसरे कमरे में चली गईं और पीछे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बाहर क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, मगर कुछ देर बाद जब अम्मी वापस आईं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी थी। शायद अम्मी ने वो सब कुछ चाची के सामने खोल के रख दिया जो हसीब ने मेरे साथ किया था। कुछ ही देर बाद हसीब वहां से चला गया और इसके बाद वो काफी अरसे तक घर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सब बड़ों को अब हकीकत का अंदाजा हो चुका है और उन्होंने अपनी सतह पे कोई फैसला कर लिया है। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि क्या ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। मैंने खुला का फैसला कर लिया और इसके लिए अब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया और अब्बू भी खामोश थे। वो एक हफ्ता मेरे लिए जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, जहाँ एक तरफ खुला का बोझ था और दूसरी तरफ वो यादें थीं जिन्होंने मेरे रूह को जख्मी कर दिया था। मैंने अब तय कर लिया था कि मैं हसीब को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद जगह नहीं दूंगी। वो अब मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा नाम था जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेरा एहतजाज खामोश था, मगर मेरा फैसला अटल था, और यही वो लम्हा था जहाँ से मेरी नई ज़िंदगी की बुनियाद रखने का अमल शुरू होना था। अस्पताल से वापसी के बाद हसीब का घर से दूर रहना मेरे लिए कुछ सुकून का बायस था, मगर मेरे अंदर का इज़्तिराब अब भी बाकी था, क्योंकि तलाक या खुला का नाम सुनना हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा ऐब समझा जाता है। चंद दिन गुजरे तो बड़ों के दरमियान मामला तय पाने लगे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ ने चची को सब कुछ सच सच बता दिया था, इसलिए हसीब को घर से दूर कर दिया गया था कि मज़ीद तमाशा न बने। मैंने खुला का फैसला कर लिया था और इसके लिए मैंने बड़े एहतियात से कदम उठाए। मैंने किसी तमाशे या हंगामे के बगैर कानूनी और शरई तरीके से अपनी बात रखी। मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर पे अम्मी ने, मेरे पूरा साथ दिया, क्योंकि अब वो मेरी तकलीफ़ को समझ चुकी थीं। खुला का मरहला बहुत तकलीफ़ दे था। लोगों की बातें और रिश्तेदारों के सवालात, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। एक दिन मैंने अदालती कार्रवाई के दौरान अपनी बात रखी। मेरे अल्फाज कम थे, मगर उनमें एक ऐसा दर्द था कि सामने वाले को समझ आ गया कि मैं मज़ीद इस रिश्ते के साथ जीने के काबिल नहीं रही। हसीब इस दौरान कुछ अरसे तक तो खामोश रहा, फिर उससे ज़िद की और कुछ लोगों के ज़रिए दबाव डाला कि मैं अपना फ़ैसला बदल लूँ। मगर मेरा फ़ैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। आखिरकार खुला की कार्रवाई मुकम्मल हुई और मैं इस बंधन से आज़ाद हो गई। जिस दिन ये सब तय हुआ, मुझे यूं लगा जैसे बरसों का बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। मैंने तवील अरसे बाद एक सुकून का सांस लिया। इस दौरान हसीब की हालत बहुत अजीब हो गई थी। वो अब घर नहीं आता था और उसने खुद को तन्हा कर लिया था। लोग कहते थे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मगर मुझे अब उससे कोई सरोकार नहीं था। वो कहता था, मैं धोखा खा चुका हूँ और अब कभी शादी नहीं करूंगा, मगर ये उसकी अपनी अना की शिकस्त थी जिसका वो अब खुद सामना कर रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत और तहज़ीब के साथ उस पूरे मरहले को तय किया। ना मैंने कोई चीखो पुकार की, ना ही किसी के सामने अपने शौहर की मज़ीद बुराई की। बस खामोशी से अपनी इज्जत बचा के इस रिश्ते से बाहर निकल आई। वो दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, जहाँ अब कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, सिर्फ मेरी अपनी मर्जी और मेरा सुकून था। खुला का परवाना मिलने के बाद जैसे मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी फैल गई थी। इद्दत के दिन मैंने अपने कमरे में गुजारे। उन दिनों मैंने अपनी ज़ात को जाना और ख़ुद को समझाने की कोशिश की कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैंने इससे क्या सीखा।
گھر والوں نے مجھے مکمل سپورٹ کیا اور کوئی مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالنے دیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد جب رشتہ داروں نے میرے لیے نئے رشتے کی بات کی تو پہلے تو میں بہت گھبرائی کہ کیا دوبارہ کبھی کسی پہ اعتماد کر سکوں گی، لیکن پھر ابو کے اصرار اور میری اپنی بہتری کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ میری شادی ایک دوسرے خاندان میں طے پا گئی جو لوگ بہت سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ تھے۔ وہاں میری زندگی کو وہ سکون ملا جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہاں نہ کوئی عجیب ڈیمانڈز تھیں، نہ کوئی غلط صحبتیں۔ میں نے اپنی تعلیم اور اپنے ادبی شوق کو دوبارہ وقت دینا شروع کیا۔ جہاں تک حسیب کا تعلق تھا تو خلا کے بعد اس نے واقعی خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا۔ اسے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا اور نہ ہی دوسری شادی کی۔ سننے میں آیا کہ وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھنٹوں خاموش رہتا تھا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنی جہالت اور اپنی غلط خواہشات کی وجہ سے ایک اچھا انسان اور ایک پرسکون زندگی ہمیشہ کے لیے کھو دی ہے۔ اسے دھوکہ نہیں ملا تھا، اس کی اپنی انا نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ میں نے اسے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کا مزید تجسس کیا۔ میں اب ایک نئی زندگی کی دہلیز پہ کھڑی تھی جہاں عزت نفس اور سکون ہی میری سب سے بڑی دولت تھی۔